हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल में नॉलेज इज पावर। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं द कंसेप्ट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अ लॉट टू डिस्कस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं। तो सबसे पहले शेयर्स का जो कंसेप्ट है, हम लोग ऐसे तो डिस्कस करेंगे, इक्विटी शेयर्स को बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसकी इक्विटी शेयर से पहले मैंने सोचा कि पहले शेयर्स का कंसेप्ट मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो सबसे पहला है कि शेयर्स क्या है। देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैपिटल का जो सबसे छोटा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। इससे होता क्या है, मैं आपको ओवरऑल इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको एक नया फैक्ट्री खोलना है, से दिल्ली शहर में एक फैक्ट्री खोलना है, और उसके लिए आपको जमीन चाहिए, प्लांट एंड मशीनरीज चाहिए। सब मिला जुला करके आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको 50 करोड़ रुपया का जरूरत पड़ेगा। कितना? 50 करोड़। अब 50 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। आप बैंक में गए तो बैंक वाला बोला कि नहीं सर, इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये हम लोग को उतना का परमिशन नहीं है। बैंक वाले को भी परमिशन लेना पड़ता है ना, वो उतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन करने से इनकार कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो? अब आपको शेयर्स एक काफी अच्छा आपका जरिया है, जिसके थ्रू आप शेयर्स के जरिए पैसा इकट्ठा कर पाओगे, मार्केट से पैसा रेज कर पाओगे। और इसके लिए कोई एक व्यक्ति के ऊपर आपको डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप 50 करोड़ रुपया जो आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो एक आदमी से मांगने जाएगा, बोलेगा 50 करोड़, बाप रे बाप, इतना अमाउंट तो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप अगर बोलोगे कि नहीं देखिए, आप हमको 100 रुपया खाली दे दीजिए, बदले में हम अपने कंपनी का आपका मालिक बना देंगे, ओनरशिप दे देंगे आपको। ठीक है, 100 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू आपका करीब करीब 50 लाख। 50 लाख लोगों से आप अगर 100 रुपया भी आप वसूलते चले जाओगे, तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, जो सपना है 50 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का, वो पूरा हो जाएगा। 50 लाख लोग अगर आपके 100 रुपया का शेयर्स भी खरीद लेते हैं तो भी 50 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा कर लिया। और किसी भी सिंगल बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर, हेवी बर्डन नहीं फॉल किया। 100 रुपया, ठीक है, वो आसानी से आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि शेयर्स बिजनेस फाइनेंस जुटाने का, फंड जुटाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। ठीक है, बशर्ते कि आपकी कंपनी का मार्केट में उस तरह का रेपुटेशन, उस तरह का नाम बन चुका है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग आपके कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आप शेयर्स का रास्ता डेफिनेटली अपना सकते हो। मार्केट में आपको शेयर्स बेचना होगा। अच्छा, आप बोलिए कि सर मार्केट में तो हम लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, मतलब कपड़ा वगैरह खरीदते हैं, कभी शेयर तो डायरेक्टली खरीदते हुए देखे नहीं है किसी को। तो ये जो शेयर्स है ना, इसका एक अलग बाजार होता है, इसका एक अलग मार्केट होता है। इस बाजार को हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इन ट्रांजैक्शंस को किया जा सकता है। मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, उस स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड एज सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है दिल्ली में, जिसका जो इंडेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी। तो सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब इंडेक्स हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, दिल्ली का नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को आसानी से खरीद सकते हो किसी भी कंपनी का। ये एग्जैक्टली सेम तरीके से खरीद बिक्री होगा जैसे एक नॉर्मल मार्केट में होता है। बस डिफरेंस ये है कि नॉर्मल मार्केट में अगर 50-100 कस्टमर्स होंगे, 50-100 लोग मिलकर के ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो वहीं पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर बाजार है, वो
उसमें करोड़ों लोग एक साथ ट्रांजैक्शंस एक साथ कर सकते हैं। इतना अच्छा, इतना लाजवाब तरीका इसमें बनाया हुआ है। तो ये काफी एक बढ़िया तरीका है। लेकिन जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम शेयर्स बेचता है तो आईपीओ के केस में वो या तो खुद के जरिए, यानी कि विदाउट गेटिंग द शेयर्स लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, वो खुद से भी शेयर्स बेच सकता है। और जो उसके बाद जब उसको शेयर्स का जरूरत पड़ेगा कोई पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो वो अगेन बाद में भी शेयर्स बेच सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो अप या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर्स बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम कोई शेयर्स बेचता है कोई कंपनी तो उसको क्या बोला जाता है? एफपीओ। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन या फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में मैंने देखिए मैंने लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड्स। शेयर्स जो है वो ओनर्स के फंड्स का एक पार्ट है, यानी कि कंपनी का जो मालिक लोग होते हैं उन्हीं लोगों का ये फंड है शेयर्स। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स, जब आप शेयर्स खरीद लोगे कंपनी से तो आप बन जाओगे शेयर होल्डर। तो आप शेयर होल्डर होने के नाते कंपनी का मालिक बन जाओगे। बहुत जन को मिसकंसेप्शन होता है कंपनी का मालिक सबसे ऊंचा पोस्ट में आप लोग कोई किसी को लगता है कि सीईओ सबसे बड़ा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसी को लगता है डायरेक्टर सबसे बड़ा है। बल्कि हकीकत तो ये है कि किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा पोस्ट होता है शेयर होल्डर का, क्योंकि वही इस कंपनी का क्या है? मालिक होता है। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, इट इज अ वे थ्रू विच अ कंपनी एक्वायर्स फंड्स एज अ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए फंड का जरूरत होगा। मतलब बिजनेस में कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए कंपनी को फंड चाहिए, पैसा चाहिए। उस फंड को इकट्ठा करने का सबसे आसान, सबसे सरल उपाय है शेयर्स बेचते। अपने कंपनी का जब शेयर्स पर आप बेच दोगे तो बहुत सारे लोग आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देयरफॉर इट इज अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ एंड वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगला यहाँ पे पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, पर्सन हु बाइज अ शेयर बिकम्स अ शेयर होल्डर ऑफ द ओनर। तो जो लोग कंपनी का शेयर्स को खरीद लिए वो लोग हो गए शेयर होल्डर्स, यानी कि ओनर्स। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि पॉइंट नंबर 4, person who buys a share becomes a shareholder or owner of the company. The shareholder holding majority of the company's shares is called as a major shareholder। यानी कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, बड़े बड़े कंपनियों का करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो जिस बंदे के पास, जिस ग्रुप ऑफ पर्सन के पास कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर्स रहेगा उस बंदे को हम लोग बोलते हैं मेजर शेयर होल्डर। मेजर शेयर होल्डर मतलब उस बंदे के पास सबसे ज्यादा शेयर्स उसी के पास बिलोंग करेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहुत ही नामी कंपनी है, उसका मेजर शेयर होल्डर हो गया मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जी के पास रिलायंस ग्रुप का सबसे ज्यादा शेयर्स उन्हीं के पास बिलोंग कर रहा है। सो ही इज द मेजर शेयर होल्डर इन अ कंपनी। तो मेजर शेयर होल्डर बनने का फायदा क्या है? मेजर शेयर होल्डर बनने का फायदा ये होता है कि आपके बात को कोई काट नहीं पाएगा, आपके बात को कोई टाल नहीं पाएगा। आप अपना इन्फ्लुएंस कंपनी पे विस्तार कर पाइएगा, प्रभावित कर पाइएगा कंपनी के डिसीजंस को। तो इससे क्या होगा, यानी कि इन्फ्लुएंस आपका ज्यादा होगा, आप ज्यादा वोटिंग राइट्स कैरी कर पाओगे, आपके पास ज्यादा वोट दे। मतलब आपका मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है, उनके पास 500 शेयर्स है, मिस्टर बी एक शेयर होल्डर है, उनके पास 10 शेयर है। तो मिस्टर बी का 10 शेयर कम वोटिंग राइट्स कैरी करेगा, जबकि मिस्टर ए का 500 शेयर ज्यादा वोटिंग राइट्स कैरी करेगा, उनके पास ज्यादा अधिकार रहेगा अपने बात को मनवाने का। आपको लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज
A shareholder is not guaranteed any returns on his investment। और बड़ा अजीब, बड़ा रोचक सा पॉइंट है ये। मतलब शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है ना कंपनी में, उसके बदले में उसको 1 रुपया का रिटर्न गारंटी कंपनी नहीं देता है। मतलब कंपनी ये नहीं बोलता है कि तुमको हम इतना % प्रॉफिट कमा के देंगे या इतना % हम तुमको जो है हर साल यूनिफॉर्म बेसिस पे तुमको डिविडेंड देते चले जाएंगे, ये कभी कंपनी नहीं बोलता है। इसी के बारे में एक और बात मैं डिस्कस कर लेता हूं, डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर्स कैपिटल के बदले में देता है डिविडेंड। नाउ व्हाट इज अ डिविडेंड? अ डिविडेंड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स of the company which is distributed to its shareholders। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट का जो भाग वो अपने शेयर होल्डर को बांट देता है, उस भाग को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो फायदा कंपनी का शेयर होल्डर को इस तरीके से मिल रहा है, जो जितना उसने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, बदले में उसको मिलेगा डिविडेंड। तो डिविडेंड लेकिन गारंटीड नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर को इन्वेस्टमेंट के बदले में डिविडेंड मिलेगा ही। ये कंपनी तय करेगा कि उसको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अधिकतर कंपनी डिविडेंड दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में चला गया तो कंपनी को शेयर होल्डर फोर्स नहीं कर पाएगा कि आप हमें डिविडेंड दो, क्योंकि हम आपको फाइनेंस किए। समझ आ रहा है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि उसको कोई रिटर्न गारंटी नहीं मिल रहा है, कोई भी डिविडेंड का गारंटी उसको नहीं मिल रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए, शेयर होल्डर देयरफॉर बियर्स द बिजनेस रिस्क। इसीलिए वो बिजनेस का जो रिस्क है वो वही बियर कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, शेयर कैपिटल इज नेवर टू बी रिटर्न टू द शेयर होल्डर। बड़ा अजीब सिचुएशन है। कंपनी का कार्यकाल में, कंपनी जब तक एक्टिव है तब तक कंपनी को अपने शेयर कैपिटल का 1 भी रुपया चुकाने का जरूरत नहीं है शेयर होल्डर को। आप जब किसी को लोन देते हो तो लोन का पैसा आपको वापस मिलना तय है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है उसका। लेकिन शेयर कैपिटल के केस में आप जब शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हो किसी कंपनी का, तो कंपनी जब तक एक्टिव रहेगा आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा कंपनी के पास परमानेंटली पड़ा रहेगा। आप अगर बोलिएगा कि सर मान लीजिए कि हम शेयर होल्डर और बनना नहीं चाहते हैं, बने रहना नहीं चाहते, हम एक कंपनी में शेयर में पैसा लगाए थे, हम वहां से निकलना चाहते हैं, तो क्या मुझे मेरा पैसा डूब जाएगा? नहीं। आप अपने शेयर्स को मार्केट में, शेयर बाजार में बेच सकते हो। एक शेयर होल्डर फ्रीली किसी भी दूसरे बंदे को, किसी भी दूसरे शेयर होल्डर को अपना शेयर्स क्या कर सकता है? बेच सकता है। इस बेचने के चक्कर चलते वो क्या कर सकता है? अपना जो जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस पैसे को वो रिकवर कर पाएगा। बात समझ आ रहा है आई थिंक? अच्छा, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो देखिए, तो मैंने क्या बोला, उसको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। देयरफॉर इट इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक सोर्स है परमानेंट कैपिटल का, ठीक है? मतलब इट इज परमानेंटली रिसाइडिंग इन अ कंपनी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर परमानेंट कैपिटल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स दो किस्म के आपको मिलेंगे। यहाँ पे पहला किस्म का शेयर्स को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, जबकि दूसरे किस्म का जो शेयर है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स बियर द मैक्सिमम रिस्क ऑफ द कंपनी। मतलब सारा बिजनेस रिस्क एक्चुअली में किसको बियर करना पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अगर सही मायने में बोला जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी रियल ओनर नहीं है। सबसे बड़ा रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है? तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैं जो लिखवाया हूं, तो इक्विटी शेयर्स के बारे में देखिए मैंने क्या लिखवाया है। ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर्स, साधारण शेयर्स, क्योंकि ये जो है इसका दूसरा और एक नाम है, इसको हम लोग कॉमन स्टॉक भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन स्टॉक। तो इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम हो गया ऑर्डिनरी शेयर्स और एक नाम हो गया कॉमन स्टॉक। ये सारे चीजें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को
कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलेगा अदर देन कास्टिंग हिज वोट्स और एंजॉइंग द वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी। कंपनी में जो भी फैसले होंगे वहां पे एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आप सिर्फ अपना वोट दे पाओगे। इस वोटिंग के अलावा कोई दूसरा अधिकार आपको लेकिन नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल राइट्स नहीं है। तो an equity shareholder, it also known as ordinary shares, such shares do not carry any special rights or privilege for its owner other than voting rights। voting rights खाली आपके पास है। कंपनी का जब भी शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग होगा, आपके घर में चिट्ठी आएगा, आपको मेल किया जाएगा और आपको इनवाइट की करेगा कंपनी कि आइए इस शेयर होल्डर के मीटिंग में सम्मिलित होइए और बदले में हम जो है हम लोगों को मतलब अच्छा फील कराइए। मतलब आप जो है इस शेयर होल्डर के मीटिंग में आपका स्वागत है, आप अटेंड कर सकते हो कोई भी मीटिंग एज अ शेयर होल्डर और वहां पे कोई भी फैसला होगा तो रेजोल्यूशन बोलते हैं हम लोग उसको, फैसले को कंपनी में, तो उस रेजोल्यूशन में आप वोट अपना डाल सकते हो। अच्छा, अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए राइट टू रिसीव। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में देखिए क्या लिखा है, such shares कैरी टू स्पेशल राइट्स। मतलब इन शेयर होल्डर लोगों के पास दो स्पेशल राइट्स है। लेकिन इस राइट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग होता है तो जनरली इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का ही मीटिंग होता है, उन्हीं लोगों को एनुअल जनरल मीटिंग में बुलाया जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग से मीटिंग होता है, उस मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। कोई भी नॉर्मल जनरल मीटिंग में कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। तो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट एंजॉय एनी पर्टिकुलर वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी अदर देन द मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग में ही उनको वोटिंग राइट्स है, कोई और मीटिंग में वो अपना जनरल मीटिंग में अपना वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सच शेयर्स कैरी टू स्पेशल राइट्स। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस वर्ड का मतलब रहता है कोई विशेष अधिकार जहां पे मिला हुआ है, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस। जैसे आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, मतलब मेरा पसंद, हम पसंद करते हैं चाय को कॉफी के ऊपर। तो इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब जिस चीज को कंपनी थोड़ा स्पेशल नजरों से देखता है, थोड़ा स्पेशल अधिकार उसने दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। राइट टू रिसीव, इसका पहला राइट जो है स्पेशल राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, दैट इज राइट टू रिसीव डिविडेंड फर्स्ट। मतलब जो इन लोगों को, जो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा बिफोर एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बाद में देता है, सबसे पहले डिविडेंड किसको पे करता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, राइट टू रिफंड ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का बंद हो जाना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अप। तो कंपनी जब बंद हो जाता है या बंद होने के कगार में पहुंच जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को ही उनका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा है वो सबसे पहले रिफंड उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। पैसा अगर खत्म हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते करते तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को 1 रुपया पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर पैसा बचेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाने के बाद, तब जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इक्विटी शेयर्स का पैसा रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, These shares carry dividend at a fixed rate। तो देखिए इक्विटी शेयर्स के केस में कोई भी फिक्स रेट वगैरह का कोई गारंटी नहीं दिया जा रहा है। इक्विटी शेयर्स को केस में डिविडेंड को का कोई फिक्स रेट है ही नहीं इक्विटी शेयर्स के केस में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जनरली कंपनी जो है वो फिक्स्ड रेट से डिविडेंड का पेमेंट करता है। जैसे 10% तो 10%, 12% तो 12% एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक द वीडियो इज वेरी क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।